हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो बताने हैं। टेस्टिस ओवल शेप्ड होता है, ये मैंने आपको बताया था। टेस्टिस कैसा होता है? ओवल शेप्ड। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मैंने आपको इसका रीजन ही बताया था। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब है ये एब्डोमिन कैविटी से बाहर है, मतलब टेस्टिस हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं एक छोटे से पाउच में, जिसका नाम होता है स्क्रोटम। एक छोटा सा पाउच होता है स्क्रोटम, या उसको स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। वो जो स्क्रोटम है या स्क्रोटल सैक है, उसके अंदर ये वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आता है, इनको एब्डोमिन कैविटी से बाहर क्यों रखा है, और अगर ये एब्डोमिन कैविटी में ही रह जाए तो क्या दिक्कत होगी? तो आप बताओगे एब्डोमिन कैविटी से बाहर इसलिए रखा है, अगर टेस्टिस एब्डोमिन में रहते तो उन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता। ये कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए इससे 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे 37 की बात कर रहे हैं तो इसको 35 या 34.5 टेम्परेचर चाहिए होता है। अब अगर एब्डोमेन में रहते तो कभी इतना टेम्परेचर मिलता ही नहीं, ये स्पर्म नहीं बनाता। तो ऐसा मेल इनफर्टाइल हो जाएगा, स्ट्राइल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मेल के अंदर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाए, मेल के अंदर अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाए, एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम में ना आए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। दैट मीन टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रोटम। ठीक है, वो एब्डोमेन में रह गए, स्क्रोटम में नीचे की तरफ नहीं आ पाए। अगर ऐसा होता है तो इस केस में मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसकी डेवलप नहीं होगी, मतलब उसके बेबी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। एब्डोमिन कैविटी के बाहर है, कहाँ है? स्क्रोटम में। क्यों है? बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई? ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। आगे आते हैं, हम कह रहे हैं हम लोगों में एब्डोमेन के बाहर रखे जाते हैं। क्या कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं? तो आप बताओगे हाँ। हम लोग कौन है? मैमल्स। मैं कुछ और मैमल्स बताऊंगा जो अलग ग्रुप के हैं। मैमल्स जो हैं वो कई सारे ग्रुप में डिवाइडेड हैं। मैमल्स की टोटल 16 ऑर्डर्स हैं। मैमल्स को टोटल 16 ग्रुप में डिवाइड किया। उनको कॉमनली ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स। 16 ऑर्डर्स हैं। जैसे एक हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा। हम कौन से ऑर्डर में आते हैं? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में आते हैं हम लोग, मतलब ह्यूमन। मंकी आता है, लीमर आता है, टर्सर आता है, एप्स भी आते हैं, जो गोरिल्ला होता है, चिंपैंजी होता है, औरंगुटन होता है, गिबन होता है। ये नाम सुने ना, ये सब एप्स होते हैं। तो प्राइमेटा में आते हैं हम लोग, मतलब ह्यूमन, मंकी, एप, ये सब आते हैं। ऐसे ही कुछ और भी ऑर्डर हैं। जैसे एक ऑर्डर का नाम है रोडेंशिया, जिसमें हम रैट पढ़ते हैं। एक है कायरोप्टेरा, इसमें हम बैट पढ़ते हैं। ऐसे एक ऑर्डर है प्रोटो, ये वाला सीटेसिया। सीटेसिया एक ऑर्डर है जिसका नाम है व्हेल। ठीक है, और प्रोवोसिडा है, इसमें हम पढ़ते हैं एलिफेंट। एडेंटेटा, इसमें हम पढ़ते हैं स्लोथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखोगे रोडेंशिया का एग्जाम्पल है रैट, और कायरोप्टेरा का एग्जाम्पल है बैट। या तो कभी ऑर्डर का नाम आ जाता है या एनिमल का नाम आता है। रैट एंड बैट, रैट और बैट, इन दोनों का केस देखो क्या है। मैं मार्क कर देता हूँ, बैट को और रैट को अंडरलाइन कर देते हैं। जो रैट और बैट हैं, इन दोनों में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, मतलब रिप्रोडक्शन का जब टाइम आता है तो उस समय पर ये बाहर आ जाते हैं। तो क्या बताओगे? इन रैट एंड बैट टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल से एब्डोमिन कैविटी के अंदर, बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, मतलब जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, ये ब्रीडिंग का टाइम आता है, तो उस समय पर टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड कर जाते हैं। कहाँ डिसेंड कर जाते हैं? स्क्रोटम में। फिर आप क्या बताओगे? टेस्टिस आर परमानेंटली एब्डोमिन, परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल। ये तो हमने देखा इंट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में बाहर आ जाएंगे। हमारे तो हमेशा ही बाहर होते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें हमेशा अंदर ही रहते हैं। तो 3 कैटेगरी हुए, एक जिनमें एब्डोमेन के बाहर, दूसरा जिनमें एब्डोमेन के अंदर है लेकिन ब्रीडिंग सीजन में बाहर आ जाते हैं, थर्ड जिसमें हमेशा अंदर रहते हैं। मतलब टेस्टिस आर परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल। किसमें? प्लेटिपस। ये मैमेलिया के ग्रुप में रखा गया है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोटोथीरिया एक सब क्लास है। क्या है? सब क्लास। तो देखो समझो, प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल है प्लेटिपस, प्लेटिपस इकिडना, आपने नाम सुना हो प्लेटिपस इकिडना। तो जो प्लेटिपस होता है वो प्रोटोथीरिया का मेंबर है। इसमें परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं टेस्टिस। वेल फिश होती है वो सीटेसिया में आती है, इसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। एलिफेंट होता है, ये प्रोवोसिडा ऑर्डर का मेंबर है, इसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल होता है। स्लोथ ये एडेंटेटा का मेंबर है, इसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ये क्या है आपका? रैट और बैट, इसमें इंट्रा एब्डोमिनल है बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये एब्डोमेन से बाहर आ जाते हैं स्क्रोटम में। और हम लोग तो हैं ही ऐसे जिसमें हमेशा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रहता है, मतलब एब्डोमेन कैविटी के बाहर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये कुछ पॉइंट सीखे रिगार्डिंग टेस्टिस। इसके आगे देखते हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं। ये फिलहाल 2 कंडीशन सुनिए, क्रिप्टोर्किडिज्म और कास्ट्रेशन। ये कब होता है, कहाँ होता है? देखो, अगर हमारे टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गए, नीचे नहीं आए स्क्रोटम में, तो इस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। ऐसे में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा टेस्टिस और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कंडीशन का नाम क्रिप्टोर्किडिज्म, एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। नेक्स्ट है कास्ट्रेशन। ऐसा बुल में करते हैं, बुल को बुलॉक में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बुल को बुलॉक में कन्वर्ट करना है, जिससे क्या होगा? देखो, बुल होता है मेल, बुल मेल है, उसके टेस्टिस को कुचल देते हैं। क्यों? टेस्टिस के अंदर होती है लीडिक सेल, टेस्टिस के अंदर क्या होती है? लीडिक सेल। और वो जो लीडिक सेल होती हैं उनके अंदर स्पर्म बनते हैं, सॉरी एंड्रोजन हार्मोन बनता है। फिर से सुनो, टेस्टिस में लीडिक सेल, मैंने पीछे पढ़ाया था, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ाया था, तो बताया था कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? लीडिक सेल। दूसरा नाम क्या बताया था? इंटरस्टिशियल सेल, याद आ रहा है? वो बनाती है एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन एक सेक्स हार्मोन होता है, मेल का सेक्स हार्मोन। उसी की वजह से हमारे अंदर एग्रेसिवनेस आती है। क्या आती है? एग्रेसिवनेस। आपने देखा हो, एक होता है सांड और एक होता है बैल। सांड गाड़ी नहीं होती है, बैलगाड़ी होती है। तो सांड बोले तो बुल, बैल बोले तो बुलॉक, बैल बोले तो बुलॉक और सांड बोले तो बुल। अब देखो, जो बुल है उसके टेस्टिस को अगर कुचल देंगे तो उसकी सेल्स खत्म, एंड्रोजन हार्मोन खत्म, और अगर एंड्रोजन हार्मोन खत्म तो वो क्या कराता है? एग्रेसिवनेस कराता है, वो खत्म हो जाएगा। तो देखो, आप क्या बनाते हो, क्या कहते हैं, अगर आप टेस्टिस कुचल दोगे, अगर आप इसके टेस्टिस को कुचल दोगे तो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे वो मोर ओबीडियंट और लेस एग्रेसिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेस एग्रेसिव और मोर ओबीडियंट, ज़्यादा आज्ञाकारी हो जाएगा और क्रोध उसके अंदर कम हो जाएगा। तभी तो हम बैलगाड़ी बना सकते हैं, सांड गाड़ी नहीं। सांड को बैलगाड़ी में जोड़ के देख लो, ऐसी तैसी हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना आप? तो कास्ट्रेशन कहाँ करते हैं? बुल में करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हम उसे ब्लॉक बना सकें। ब्लॉक से क्या मतलब है? हम उसको लेस एग्रेसिव और मोर ओबीडियंट बनाना चाहते हैं। तो आप क्या बताओ? द क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस को क्रश कर देना, कुचल देना। द क्रशिंग ऑफ टेस्टिस ऑफ बुल टू मेक देम लेस एग्रेसिव और मोर ओबीडियंट। और हम कह सकते हैं इसे हमने क्या बना दिया? बुलॉक। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके समझने के लिए, बुलॉक। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। सपोज ये आपकी एब्डोमेन है और ये है आपका स्क्रोटम। तो एब्डोमेन से स्क्रोटम में टेस्टिस आएगा, तो किसी कैनाल से होते हुए आएगा। एक कैनाल इधर की तरफ प्रेजेंट होगी, एक कैनाल इधर की तरफ प्रेजेंट होगी। इसी से होते हुए टेस्टिस कहाँ आते हैं? स्क्रोटम में। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस एब्डोमेन से और पेल्विक रीजन से कनेक्टेड होते हैं। एब्डोमेन समझ रहे हो भाई? चेस्ट के नीचे वाला, यहाँ डायफ्राम, इसके नीचे वाला एब्डोमेन, और यहाँ नेबिल होती है, नेबिल के नीचे वाला पेल्विक।
तो एब्डोमेन और पेल्विक को कनेक्ट करने के लिए स्क्रोटम को एब्डोमेन और पेल्विक से कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल होती है, उसका नाम होता है इंगुइनल कैनाल। कहाँ लिखा है? ये लिखा है। स्क्रोटम रिमेन कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी बाय इंगुइनल कैनाल। इसी कैनाल से होते हुए टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े हम, चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज और, एक होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। वो भी इसी कैनाल से होते हुए नीचे की तरफ आएगी। टेस्टिस से जुड़ी होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड और वो भी इसी कैनाल से होते हुए नीचे आती है। इसके बाद अगला पॉइंट, दो मसल्स है, एक है क्रीमेस्टर मसल्स और एक है डार्टस मसल। ये दोनों टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी मसल बेटा? तो आप बताओगे सर क्रीमेस्टर मसल और डार्टस मसल। ये दोनों मसल्स कहाँ होती हैं? तो आप बताओगे सर ये स्क्रोटम के अंदर होती हैं। करती क्या है? ये टेस्टिस को अपनी पोजीशन पे रखना चाहती है, उसकी पोजीशनिंग करना चाहती है ज़रूरत के अनुसार। मैंने आपको बताया था एब्डोमेन कैविटी से जुड़ा हुआ है कौन? स्क्रोटम। ये स्क्रोटम एब्डोमेन से तो जुड़ा है। जब सर्दियों का समय होगा तो बाहर का टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो जाएगा, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये स्क्रोटम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, किसकी मदद से? क्रीमेस्टर और डार्टस मसल। ये मसल ड्यूरिंग विंटर सीजन स्क्रोटम को पुल कर लेंगे टुवर्ड द एब्डोमेन, जिससे कि बॉडी से हीट मिलती रहे और अपने ज़रूरत का टेम्परेचर ही मेंटेन कर ले। और जब गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा लूज़ करना होता है जिससे हवा लगती रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो समर्स में क्रीमेस्टर मसल और डार्टस मसल इसको डाउनवर्डली मूव करा देती है। मतलब ये इसमें ढीला पड़ जाता है जिससे नीचे की तरफ लटक जाएगा, और सर्दियों में ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है। उसका जिधर डाउनवर्ड चला जाएगा वैसे सर्दियों में अपलिफ्ट हो जाता है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रख पाए। तो आप क्या बताओगे? क्रीमेस्टर मसल एंड डार्टस मसल्स ऑफ स्क्रोटम हेल्प इन द पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की पोजिशनिंग में हेल्प करती है। विंटर सीजन में स्क्रोटम ऊपर की तरफ आ जाते हैं और समर सीजन में नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगर नोटिस किया हो मेल ने, जैसे जो बॉयज़ मेरी बात सुन रहे हैं वो लोग समझे, आपने नोटिस करा होगा कि सर्दियों में आपका स्क्रोटम छोटे साइज़ का हो जाता है, सिकुड़ जाता है और टुवर्ड द एब्डोमेन हो जाता है, और समर्स में वो थोड़ा लूज हो जाता है, बड़े साइज़ का हो जाता है। ठीक है, ऐसा हीट को मेंटेन रखने के लिए करा जाता है। आई होप यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है स्पर्म के प्रोडक्शन में। लैपटॉप है, लैपटॉप का मतलब ही लैप और टॉप, आपने अपनी गोद में रख लिया है। ठीक है, और डेस्कटॉप होता है, उसको डेस्क पे रख लेते हैं, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, तो अब समझो लैपटॉप को अगर आप अपने पैरों पर रखकर, गोद में रखकर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे जो हीट जनरेट हो रही है वो आपके स्क्रोटम पे असर डालेगी। पहला, अगर आप टाइट क्लोथ पहनते हो, काफ़ी टाइट जीन्स पहनते हो, तो भी स्क्रोटम पे असर आएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप कोल माइन में काम कर रहे हो, ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ बर्निंग होती रहती है, तो भी स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा। तो ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। लैपटॉप का गोद में रख के इस्तेमाल करना, टाइट क्लोथ्स पहनना और हीट वाले एरिया में ज़्यादा रहना, ठीक है, तो ये भी आपके अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, टेस्टिस को अफेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिस अपने स्पर्म को काउंट को कम कर देंगे, तो स्पर्म काउंट कम होगा तो इनफर्टिलिटी तो हो ही जाएगी, आपका बेबी नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा। मैंने पीछे बताई है वैसे आपको, 3 हैं मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, कॉपर्स ग्लैंड 1 पेयर। तो ये दोनों 1 पेयर है, वो सिंगल। अगर आपसे पूछे कितनी होती हैं तो उसमें ऑप्शन ध्यान से देख लेना, पेयर में लिखा है, अनपेयर लिखा है, और कितनी का मतलब क्या है, कितने टाइप की हैं या काउंट पूछा है। अगर काउंट पूछेगा तो 5 और टाइप्स पूछेगा तो 3। काउंट पूछेगा तो 5 और काउंट पूछेगा तो 5 हो गया, और टाइप्स पूछेगा तो 3 हो गया, 3 टाइप्स की। ठीक, अब आगे बढ़ो। सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर है। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले ये बता देता हूँ।
सीमन, मेल के यूरेथ्रा से एक सिक्रीशन रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं सीमन। उस सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं और इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं। जो मेल के पेनिस से निकलता है उसे हम बोलते हैं सीमन, उसमें स्पर्म होते हैं, उसमें तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये तीनों ग्लैंड क्या सिक्रीशन बना रहे हैं? टोटल सीमन का 60 से 70% पार्ट तो यही बनाता है। टोटल जितना भी सीमन बनेगा उसका 60 से 70% पार्ट यही बनाएगा, 30% पार्ट ये बनाएगा। ये कितने परसेंट पार्ट बनाएगा? 30%। और बाकी बचे हुआ कौन बनाएगा? ये कॉर्पस ग्लैंड बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, तीनों ही स्लाइटली एल्कलाइन है, लगभग 7.3 के आसपास पीएच होता है, 7.3, 7.2, इसका तो यही दिखा रखा होता है, इतना पीएच होता है। तो सीमन में 60% से 70% पार्ट कौन बना रहा है? सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन। कितनी है? ये 1 पेयर है। फिर आपसे पूछेंगे कैसा सिक्रीशन है? स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब 7.3 पीएच। इसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा? तो आप बताओगे सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में फ्रक्टोज मिलता है। इसी फ्रक्टोज का टेस्ट होता है जब रेप केस होता है, रेप अटेम्प्ट हुआ है तो उसका जो टेस्ट होता है ना, जो डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, उसे फ्रक्टोज चेक करा जाता है। तो फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोटीन, ये सब किसे प्रेजेंट होते हैं? सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन। तो एक हो गई। इसके बाद हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। सिंगल है। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कहाँ प्रेजेंट है। तो यूरिनरी ब्लैडर बनाया था इस तरह से, देखो यूरिनरी ब्लैडर बनाया था, तो यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा था यूरेथ्रा, तो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है इस तरह से। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछ लें तो आप बता दोगे प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। कितनी है? सिंगल, ट्रायंगुलर सी है, सिंगल है। उसके बाद क्या सिक्रीट करती है? सेम स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन, 7.3 के आसपास पीएच, और टोटल का 30% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है और 60 से 70% कौन बनाती है? सेमाइनल वेसिकल। बाकी कौन बनाएगा? ये। इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, सिट्रिक एसिड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिट्रिक एसिड भी इसमें मिलेगा। ठीक है, अब ये दो के बारे में सुन लो, क्लॉटिंग प्रोटीन और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, इन दोनों का क्या रोल है? जब सीमन रिलीज होता है ना, तो जो स्पर्म होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में निकलते हैं। अकेले अकेले सीमन नहीं जा रहा होता है, सीमन एक क्लस्टर के रूप में जाता है। तो उनका कोगुलेशन मतलब क्लॉट बनाना, मतलब उनको आपस में चिपकाना ज़रूरी है। जब स्पर्म निकलते हैं तो वो एक क्लस्टर की फॉर्म में निकलते हैं, उनका क्लस्टर बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्लस्टर बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लॉटिंग प्रोटीन। लेकिन अब जैसे मान लो मेल है, उसके पहने से सीमन बाहर निकल गया, उस सीमन के अंदर जो स्पर्म है वो क्लस्टर की फॉर्म में, ठीक, वो पहुंच गए वेजाइना में। उसे सिर्फ वेजाइना में थोड़ी रुकना है, उसको वेजाइना से होते हुए यूट्रस में, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आना है और ओवम के साथ फ्यूज भी तो करना है। लेकिन जब वो ग्रुप में रहेंगे तो उसका तेजी से दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो उसका तेजी से दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करा जाए? तो तेजी से दौड़ना मुश्किल है तो क्या करें? जब आए स्पर्म तब तो वो क्लस्टर की फॉर्म में आए, लेकिन जैसी वेजाइना में पहुंचे उसके वो क्लस्टर से अलग हो जाए और सारे स्पर्म तेजी से भागने लगे। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। आपने नाम सुना होगा फाइब्रिनोजन का, ये लिखा है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये कोगुलेशन करा रही है और जैसे ही वो वेजाइना पहुंच जाएगा, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है, प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, क्या ही इनएक्टिव फॉर्म, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिव होगा इसका नाम हो जाएगा फाइब्रिनोलाइसिन। जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है ये जैसे ही एक्टिव होगा नाम हो जाएगा फाइब्रिनोलाइसिन। फिर से सुनो, जैसे ही सीमन पहुंचेगा वेजाइना में, क्लस्टर में स्पर्म है, उन सबको अलग करना है। कौन करेगा? ये फाइब्रिनोलाइसिन के काम को रोक देगा। भाई फाइब्रिनोजन है, ये क्लॉटिंग करा रहा था, इसके काम को रोकना है, मतलब सबको सेपरेट करना है। तो क्या चाहिए? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि फाइब्रिनोजन की एक्टिविटी को कम कर सके। तो ये क्लस्टर बनवाएगा,
यानी कि कॉक्युलेशन कराएगा और ये उनको सेपरेट करेगा, जिससे सारे स्पर्म एक दूसरे से अलग हो जाएं और बहुत तेजी से स्पीड से ओवम तक पहुंच सकें और फर्टिलाइजेशन कॉज करा सके। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब आता है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्ब की तरह है, यूरेथ्रा से जुड़ी, इसलिए बल्ब। मैं दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से मैंने पढ़ाया था, ये यूरेथ्रा था, इस तरह से ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है और ये यूरेथ्रा से जुड़ा है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हुई और ये यूरेथ्रा से जुड़ी हुई है। बल्बो यूरेथ्रल है, यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट है और ये कर क्या रही है, ये सिक्रीशन बना रही है, वन पेयर है और बल्ब की तरह यूरेथ्रा से जुड़ी है। कौन सी यूरेथ्रा जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी यूरेथ्रा से जुड़ी है? तो आप बताओ, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से जुड़ी है। सबसे छोटा यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस। इससे क्या जुड़ा होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कितनी होती है? वन पेयर, दोनों तरफ एक एक होती हैं, ठीक है। और ये स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करता है। अब वो क्या करता है? इसके दो काम है। पेनिस के टिप को क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। ये पेनिस के टिप पर कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि उसको चिकना बना सके, लुब्रिकेट कर सके। पेनिस के टिप मतलब ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? तो आप बताओगे इसको लुब्रिकेट करने की जिम्मेदारी है कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन की। ग्लांस पेनिस को कौन लुब्रिकेट करेगा? तो आप बताओगे ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करता है सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। दूसरा, हम लोग यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज करते हैं। जो मेल होता है यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज करता है, उसी से सीमन रिलीज करता है। सीमन एल्कलाइन मीडियम में होता है, जबकि यूरिन एसिडिक होती है। अब जैसे समझो मेरी बात, समझ में नहीं आई होगी, फिर से सुनो। मेल ने यूरिन रिलीज करी, मेल ने क्या करा? यूरिन रिलीज करी। तो वो यूरिन किससे गई होगी? यूरेथ्रा से होती हुई गई। वो जब यूरेथ्रा से होती हुई यूरिन बाहर जाएगी तो पूरा यूरेथ्रा एसिडिक हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा? सीमन के रिलीज होने से पहले ये जो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये वहां जाएगा और सारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। भाई देखो, मेल है, उसने यूरिन रिलीज करी है, तो जब वो यूरिन रिलीज करेगा तो यूरेथ्रा कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन क्या करेगा? उस यूरेथ्रा से होते हुए पास आउट हो जाएगा। जब वो यहाँ से होते हुए जाएगा, पूरी की पूरी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा और ग्लांस पेनिस के टिप पर इकट्ठा हो जाएगा। उससे क्या होगा? वहाँ पर जो ग्लांस पेनिस है वो स्मूथ हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली बार, सुन लीजिए, फिर से बता देता हूँ। तो दो चीज़ें हो गई, एल्कलाइन सिक्रीशन है, ये लुब्रिकेट कर रहा है ग्लांस पेनिस को, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है यूरेथ्रा की, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें स्मॉल अमाउंट में स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब ये फीमेल की वेजाइना में जाता है, ठीक है ना। वो तो हम आगे भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।